बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बकर एजुकेशन एकेडमी। दिस इज़ नईमुल्लाह कुरैशी। लेक्चर एजुकेशन हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की प्रिपरेशन के लिए हम अपनी तैयारी का सिलसिला एक नए जोश और वलवले के साथ दोबारा शुरू कर रहे हैं। इससे पहले जो कंटेंट, जो मटेरियल, जो बुक्स और जो नोट्स कवर हो चुके थे, उससे आगे का जो भी कंटेंट है, जो भी मटेरियल है, वो रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोज़ की सूरत में मिलता रहेगा। इससे पहले कि आज का टास्क हम स्टार्ट करें, आज ईद उल फ़ितर का दूसरा रोज़ है। मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को ईद उल फ़ितर की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और कामयाबियों कामरानी से नवाजे। आज जिस टास्क से हम इब्तदा कर रहे हैं वो क्रक्स ऑफ एजुकेशन का चैप्टर नंबर 5 है, जो कि रिसर्च पर मुश्तमिल है। इससे पहले इससे पहले जो क्रक्स ऑफ एजुकेशन है उसके हम 4 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम 5वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इस किताब के साथ साथ हम ट्रस्टेड आइटम बैंक, मज़ीद मॉडल पेपर्स, कुछ मज़ीद अहम नोट्स और पास पेपर्स और साथ ही साथ परसोना की जो किताब है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर इन टच रहिए, ताकि आपको ये तमाम तर मटेरियल मिलता रहे। और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट्स में अपनी आरा का इजहार भी ज़रूर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, रिसर्च इन एजुकेशन। जी, तो पहला सवाल है, कुछ डेफिनेशंस हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रॉब्लम बाय साइंटिफिक मेथड, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है। इज़ कॉल्ड रिसर्च। सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ये भी रिसर्च की ही एक सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है। सिस्टमेटिक वे टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम, अब जो कि देखना है आपने यहाँ पर वो रिसर्च जिसका तल्लुक फील्ड ऑफ एजुकेशन के साथ है, ठीक है, यानी कि ये एक अप्लाइड रिसर्च की फॉर्म होती है। तो वो अप्लाइड रिसर्च जो एजुकेशन के साथ डील करेगी तो वो एजुकेशनल रिसर्च कहलाएगी। ऊपर की जो डेफिनेशंस हैं वो रिसर्च की इन जनरल डेफिनेशंस हैं, सिंपल सी, लेकिन वो डेफिनेशन जिसका तल्लुक अप्लाइड रिसर्च से होगा और फिर वो स्पेसिफिक हो जाएगी टू एनी फील्ड, जिस तरह ये स्टेटमेंट एजुकेशन को बता रही है, तो फिर वो एजुकेशनल रिसर्च बन जाएगी। चौथा सवाल है, रिसर्च कंसर्न्ड विद द थ्योरी डेवलपमेंट। रिसर्च कंसर्न्ड विद द थ्योरी डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड बेसिक रिसर्च। रिसर्च कंसर्न्ड विद द टेस्टिंग ऑफ थ्योरी, दिस इज़ कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। यानी कि जब थ्योरी डेवलप की जाती है तो उसको जब टेस्ट किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, तो दिस इज़ कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। रिसर्च कंसर्न्ड विद क्लासरूम प्रॉब्लम्स, दिस इज़ कॉल्ड एक्शन रिसर्च। असल में रिसर्च को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, रिसर्च बाय पर्पस और रिसर्च बाय मेथड। इसको आपने याद रखना है। जो रिसर्च बाय पर्पस है उसमें बेसिक, एक्शन और अप्लाइड रिसर्च आ जाती है। तो बेसिक रिसर्च का तल्लुक जो है वो थ्योरी डेवलपमेंट के साथ, अप्लाइड का तल्लुक टेस्टिंग ऑफ थ्योरी के साथ, और एक्शन रिसर्च का जो है वो क्लासरूम अप्रोच के साथ होता है। इस तरह पर्पस, रिसर्च बाय पर्पस की कुछ और मिसालें, कुछ और टाइप्स भी हैं, जिसमें R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, और एक इवेल्यूएशन रिसर्च भी रिसर्च बाय पर्पस में कंसीडर की जाती है। इस तरह एक दूसरी टाइप जो वो रिसर्च बाय मेथड में है, जो इसकी दूसरी तकसीम है कि आपने मेथड कौन सा यूज़ करना है। उसमें हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आ जाती है, जिसको आप HED हेड के नाम से भी याद कर सकते हैं, जो कि रिसर्च बाय मेथड्स के एग्जांपल्स हैं। तो ये बेसिक, एक्शन और अप्लाइड रिसर्च हो गए। तो आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, बेसिक, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च जो है वो रिसर्च बाय पर्पस के एग्जांपल्स हैं। बेसिक रिसर्च इज़ आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल रिसर्च और प्योर रिसर्च। तो ये उसके दो नाम हैं। फंडामेंटल बुनियादी को कहते हैं, प्योर यानी कि वो जो जिसमें अभी थ्योरी ही डेवलप हुई है उसको फंडामेंटल, क्योंकि शुरू में साफ ज़ाहिर है पहले थ्योरी डेवलप होगी, उसके बाद उसको अप्लाई किया जाएगा और फिर उसको प्रॉपरली इन एक्शन फॉर्म में ग्राउंड लेवल पर अप्लाई किया जाएगा। तो उसकी जो फंडामेंटल है, जो बेस है, वो बेसिक रिसर्च ही होगी। साफ ज़रा जब थ्योरी एग्जिस्ट करेगी तो तभी उसको अप्लाई किया जाएगा। नावा सवाल है, अप्लाइड रिसर्च इज़ आल्सो कॉल्ड फील्ड रिसर्च, जो कि उसमें फील्ड में जाकर उसको अप्लाई किया जाएगा, तो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड फील्ड रिसर्च। और एक्शन रिसर्च इज़ आल्सो कॉल्ड क्लास रूम रिसर्च। तो इन तमाम दो या दूसरे नामों को भी आपने लाजमी तौर पर याद रखना है। रिसर्च डन इन लेबॉर्ट्री, बेसिक रिसर्च, रिसर्च डन इन फील्ड अप्लाइड रिसर्च, और रिसर्च डन इन क्लासरूम एक्शन रिसर्च। अब देखें, जो बेसिक रिसर्च होती है वो रिसर्च लेबॉर्ट्री में की जाती है, क्योंकि अभी वो थ्योरी जब डेवलप की जाती है तो उसमें कंट्रोल जो है उस टाइट होता है, और शुरू में जब थ्योरी डेवलप की जाती है तो उसको एनिमल्स पे अप्लाई किया जाता है, उसका कंट्रोल बहुत टाइट होता है।
ठीक है, तो उसमें मेजर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो बेसिक रिसर्च जो है वो हमेशा लेबॉर्ट्री में ही परफॉर्म की जाती है। रिसर्च डन इस फील्ड वो अप्लाइड रिसर्च होती है, और रिसर्च डन इन क्लासरूम एक्शन रिसर्च होती है। तो क्लासरूम का एक्शन रिसर्च के साथ ही ताल्लुक़ है, तो आपने इसको लाजमन याद करना है कि क्लासरूम रिसर्च जो है वो एक्शन रिसर्च का हिस्सा होती है। सवाल नंबर 14 है, रिसर्च फोकसेस ऑन फंडामेंटल लॉज थेरीज एंड प्रोसेस। अब देखिए दोबारा आ गई वही बात कि जब फंडामेंटल लॉ बनेगा, यानी कि थ्योरी और प्रोसेस जब वो काम शुरू होगा तो उसकी जो थ्योरी डेवलपमेंट होगी, यानी कि टाइप ऑफ रिसर्च दैट डील्स विद द थ्योरी डेवलपमेंट, वो बेसिक रिसर्च ही होती है। उसके बाद आ गई मज़ीद 3 किस्में, जिसको मैंने कहा है आपको रिसर्च बाय मेथड, जिसमें हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल और डिस्क्रिप्टिव, जिसको आप हेड के नाम से भी याद कर सकते हैं, लेकिन HED हेड, ठीक है। रिसर्च कंसर्न्ड विद द पास्ट इवेंट्स, हिस्ट्री से हिस्टोरिकल होता है। हिस्ट्री वो होती है जो हमारे माजी के हालात व वाक़यात का मजमूआ होती है। तो हम अगर माजी की हालात व वाक़यात के बारे में कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारी क्या होगी, हिस्टोरिकल रिसर्च होगी। 16 क्वेश्चन नंबर, रिसर्च कंसर्न्ड विद द प्रेजेंट इवेंट्स या प्रेजेंट फिनोमेना या करंट फिनोमेना। बहुत ही अहम लफ्ज़ है प्रेजेंट और करंट फिनोमेना। जब प्रेजेंट का लफ्ज़ आ जाता है या करंट, तो इसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहा जाता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के आगे बहुत सारी टाइप्स होती हैं, इसके तरीके होते हैं, जिस तरह सर्वे स्टडीज़ होता है, इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़ होती हैं, इसको आगे मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, जब हम किसी हालिया वाक़यात और हालात के बारे में लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई इवेंट हुआ है, तो या कोई मिसाल के तौर पर महंगाई के बारे में लोगों की राय क्या है इस वक्त, तो वो कोई टीवी चैनल माइक लेके पहुंच जाता है, ठीक है। वो एक सर्वे कर लेते हैं, लोगों से उनकी राय ले लेते हैं। तो हालिया हालात और वाक़यात के बारे में जो भी रिसर्च होती है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाती है। रिसर्च कंसर्न्ड विद द फ्यूचर इवेंट्स, दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव या एक्सपेरिमेंटल, इसको आप यूँ कर लें, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल और डिस्क्रिप्टिव, यानी कि हेड के नाम से अगर इजीली याद कर लें तो ये रिसर्च बाय मेथड होते हैं। अब आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि रिसर्च बाय पर्पस में बेसिक, एक्शन और अप्लाइड रिसर्च होते हैं, और रिसर्च बाय मेथड में हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होते हैं। टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म यूज्ड इन हिस्टोरिकल रिसर्च। 2 टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म यूज़ की जाती है, इंटरनल क्रिटिसिज्म और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म से मुराद ये होता है कि एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में हम क्या करते हैं, जो कि हिस्टोरिकल रिसर्च में पहले हमने जिस चीज़ के बारे में रिसर्च हो रही होती है उसके बारे में डाटा फाइंड आउट करना होता है, उसका रिकॉर्ड फाइंड आउट करना होता है, उसकी ऑब्जर्वेशंस लेनी होती है, उनका प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्सेज के थ्रू उनका डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो ये देखना एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में ये देखा जाता है कि क्या जो डाटा कलेक्ट किया गया है वो वाकई उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उस जो रिसर्च का टॉपिक है या जो रिसर्च का सब्जेक्ट है या जो रिसर्च के से कंसर्न जिस पे स्टडी हो रही है उससे रिलेटेड है, वाकईतन उससे रिलेटेड है, तो फिर ये होगा है या नहीं है, ठीक है। तो इसको कहेंगे एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। और इंटरनल क्रिटिसिज्म में ये होता है कि उस डाटे के पेश नज़र जब जो रिसर्चर होगा वो अपनी रिसर्च को उसको कंपाइल करेगा, उसके रिज़ल्ट्स कंपाइल करेगा, उसको स्टडी को डिस्क्राइब करेगा, तो क्या वो स्टडी वाकईतन उस तनाजुर में लिखी गई है जिस किस्म का डाटा मिला है, क्या वो रिसर्चर बायस तो नहीं है, क्या जिस चीज़ पर रिसर्च हो रही है उसका पॉइंट ऑफ व्यू अपना ज़ाती कोई बायसनेस हो, कोई दुश्मनी हो, कोई दोस्ती हो, कोई ऐसा फैक्टर जो उसकी राय को चेंज कर रहा हो, उसकी राय को मुतासर कर रहा हो, क्या उसने किसी इख्तलाफ या इत्तफाक की बुनियाद पर उस डाटा में तब्दीली तो नहीं की, क्या उसी चीज़ को ही रिप्रेजेंट किया है जिस किस्म का डाटा मिला है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो स्टडी करती है वो है इंटरनल क्रिटिसिज्म। उसमें ये देखा जाता है कि जो टेक्स्ट लिखा गया है उस रिसर्च का, जो टेक्स्ट प्रोड्यूस किया गया है, क्या वो वाकईतन बायस्ड या अनबायस्ड है, क्या वो वाकईतन उसी चीज़ की स्टडी को ऑब्जेक्टिवली रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता, ठीक है। इस चीज़ को कहते हैं इंटरनल क्रिटिसिज्म। इन हिस्टोरिकल रिसर्च डाटा इन एनालाइज इन टर्म्स ऑफ क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म जो है वो आपने याद रखना है मेन फैक्टर है, क्रिटिसिज्म जो है हमेशा मेन फैक्टर होता है किस चीज़ का, हिस्टोरिकल रिसर्च का। जी, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्रिटिसिज्म विच चेक्स द वैलिडिटी ऑफ डाटा।
वो क्रिटिसिज्म विच चेक्स द वैलिडिटी ऑफ डाटा, वो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होती है। जहाँ पे दोनों सवाल उलट हो गए हैं तो 22 को आप एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म रखेंगे। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के ज़रिए जो है वो वैलिडिटी ऑफ डाटा चेक किया जाता है। और क्रिटिसिज्म विच चेक्स द रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, वो इंटरनल क्रिटिसिज्म के थ्रू होता है। तो इन दोनों के जवाब आपने दुरुस्त कर लेने हैं कि 22 का जवाब जो है वो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होगा और 23 का जवाब जो है वो इंटरनल क्रिटिसिज्म होगा। सवाल नंबर 24 है, डाटा इज कलेक्टेड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसोर्सेज इन हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्स से डाटा कलेक्ट किया जाता है। अब देखिए क्रिटिसिज्म और प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्सेज ये दोनों हिस्टोरिकल रिसर्च के फीचर्स हैं। अब प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्सेज होते क्या हैं? आई विटनेस अकाउंट ऑफ इवेंट बाय एक्चुअल ऑब्जर्वर प्राइमरी रिसोर्स कहलाता है। यानी कि खुद ऐसे शख्स से मालूमात लेना जिसने खुद ही उस इवेंट को देखा है, उस हैपनिंग को देखा है, उस अमल को देखा है, उसका ऐनी शाहिद है। ये जो ऐनी शाहिद यानी कि आई विटनेस का लफ्ज़ है, किसी ऐसे से डाटा लेना जो उस मंज़र का, उस इवेंट का ऐनी शाहिद है, तो इसको कहते हैं प्राइमरी रिसोर्स। 26 है, अकाउंट्स ऑफ इवेंट्स नॉट एक्चुअली ऑब्जर्व्ड बाय रिपोर्टर। अब क्या है कि बताने वाले ने खुद तो नहीं देखा लेकिन किसी दूसरे से सुना है, ठीक है। एक्चुअल ऑब्जर्वर वो नहीं है, आई विटनेस नहीं है, लेकिन किसी दूसरे से सुना है, तो वो होता है सेकेंडरी रिसोर्स। तो प्राइमरी रिसोर्स हमेशा आई विटनेस होता है, ऐनी शाहिद होता है, और सेकेंडरी रिसोर्स जो होता है वो आई विटनेस या ऐनी शाहिद नहीं होता, बल्कि उसने भी किसी दूसरे पर्सन से सुना होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी रिसोर्स। 27 है, ग्रुप नॉट रिसीव ट्रीटमेंट इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च शुरू हो गई है जो कि रिसर्च बाय मेथड की एक दूसरी टाइप है। अब उसमें क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। तो क्या होता है जी, ग्रुप नॉट रिसीव ट्रीटमेंट इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कंट्रोल ग्रुप कहलाता है, और ग्रुप रिसीव्स ट्रीटमेंट इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहलाता है। दो ग्रुप बनाए जाते हैं, जो ट्रीटमेंट को रिसीव करता है तो वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, जो रिसीव नहीं करता वो कंट्रोल ग्रुप कहलाता है, वो कंट्रोल में होता है। उसके बाद है जी 29, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आर यूज्ड इन। अब साफ ज़ाहिर है ये स्पेसिफिक चीज़ है, जिस तरह इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म जो है हिस्टोरिकल रिसर्च से रिलेटेड है, इस तरह एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप का तल्लुक जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म जो है हिस्टोरिकल से रिलेटेड है। इसी तरह कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के फीचर है, ठीक है। हर रिसर्च के अपने अपने फीचर्स, अपनी अपनी एक काम करने का तरीक़ाकार है। ग्रुप्स आर रैंडमली फॉर्म्ड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज नेसेसरी इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब साफ ज़ाहिर है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है उसमें क्या होता है, हाइपोथेसिस क्रिएट किया जाता है, फिर उसको टेस्ट किया जाता है, फिर प्रूव किया जाता है, और इसका एक पूरा प्रोसेस है, फिर थ्योरी डेवलपमेंट और लॉ और सारा ये काम होता है। तो हाइपोथेसिस भी क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का हिस्सा होता है। अब हाइपोथेसिस क्या होता है ये आगे आ जाएगा, तो आपको उम्मीद है पता भी होगा, मजीद इसके बारे में जान भी लेंगे। इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होते हैं, ठीक है। काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ऊपर से 31 क्वेश्चन मुझसे छूट गया है। काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी डिटरमिन किया जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। क्यों? इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिस तरह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप होते हैं, इस तरह इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, काज और इफेक्ट रिलेशनशिप, ये एक ही तरह से थोड़ी थोड़ी सेम चीज़ें हैं। क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो होगा जिसके ऊपर काज को फाइंड आउट किया जाएगा, जिसके ऊपर जो भी असर पड़ा है उस पर नोट किया जाएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा जिसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, तब्दील किया जा सकता है, और उसके नतीजे में होने वाले जो इन्फ्लुएंसेस हैं, जो असरात हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर नोट किए जाते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दूसरे नामों में काज भी कहा जाता है, स्टिमुलस भी कहा जाता है, एंटीसीडेंट भी कहा जाता है, ट्रीटमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। और इन तमाम चीज़ों का इफेक्ट जो है वो सॉर्ट आउट किया जाता है किस चीज़ पर, डिपेंडेंट वेरिएबल पर, कि उन पर क्या असर पड़ा है। तो ये भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ही खासा होंगे। उसके बाद 34, रिसर्च इंटेंट्स टू एक्सप्लेन द फिनोमेना। अब एक्सप्लेन है तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होगा। अदर नेम ऑफ काजल कंपैरेटिव रिसर्च जो है वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है। रिसर्च कंडक्टेड फॉर द प्रॉब्लम नॉट क्लियरली डिफाइंड। अब जो कि प्रॉब्लम नॉट क्लियरली डिफाइंड है तो हमने इसके बारे में मज़ीद तलाश करना है, इसके बारे में मज़ीद तहकीक करनी है, एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो एक्सप्लोर करना है जो कि तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो जाएगा।
रिसर्च ओनली इंटेंडेड टू एक्सप्लोर क्वेश्चन नॉट गिवन कंक्लूजन। अभी उनका कंक्लूजन नहीं मिला तो अब इसको भी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ही कहेंगे। अदर नेम ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज कन्फर्मेटरी रिसर्च, कि अभी हमने चीज़ों को कन्फर्म करना है। गेन नॉलेज बाय डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस का नाम और एम्पीरिसिज्म को जिसने पढ़ा है, एम्पीरिकल के लफ्ज़ से वाकिफ़ है, तो याद आपको आसानी से इस चीज़ पर पहुंच सकते हैं कि एम्पीरिकल नॉलेज क्या होता है, कि जब आप डायरेक्ट या इनडायरेक्टली चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, तो यानी कि खुद ही एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो टाइप ऑफ रिसर्च जो है वो एम्पीरिकल रिसर्च कहलाएगी। रिसर्च रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी, तो जो कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ठीक है, तो दैट विल बी कंसेप्चुअल रिसर्च। उसके बाद है जी रिसर्च फोकसेस ऑन द नंबर्स एंड क्वांटिटी। अब जो कि नंबर है, फिगर्स है, क्वांटिटी है, स्कोर्स है, ये डिफरेंट लफ्ज़ आ सकते हैं, तो ये क्वांटिटेटिव यानी कि मकदारी रिसर्च होगी। और रिसर्च फोकस ऑन द टेक्स्ट क्वालिटी, तो क्वालिटी है, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। रिसर्च रिजल्ट्स आर न्यूमेरिकल फॉर्म, तो जो कि न्यूमेरिकल है, दोबारा आ गया न्यूमेरिकल, स्कोर्स, नंबर्स, ठीक है, तो ये फिर क्या होगी, क्वांटिटेटिव रिसर्च। याद रखना है जब भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का लफ्ज़ आ जाए पेपर में, खुदारा इसकी स्पेलिंग को चेक कर लेना है। बाज़ औक़ात जो कि इनकी स्पेलिंग लिखी हुई लगभग सेम लगती हैं, एक जैसा ही इनका फिज़िकल वैल्यू भी सेम लगती है, दिखने में भी सेम लगते हैं, एक लफ्ज़ का फ़र्क है सिर्फ टी और एल का। तो आपने इसको बड़ी ही ध्यान से जब भी ये लफ्ज़ आएँ इंतहाई तवज्जो के साथ टिक करना है। रिसर्च रिजल्ट्स इन वर्ड्स एंड पिक्चर्स, हमेशा वर्ड्स और पिक्चर्स में क्वालिटेटिव रिसर्च की जाती है, ठीक है। क्वांटिटेटिव स्कोर्स में, नंबर्स में, फिगर्स में, डिजिट्स में की जाती है, और वर्ड्स और पिक्चर्स में क्या की जाती है, क्वालिटेटिव रिसर्च। जिस तरह बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, A1, गुड, एक्सीलेंट, ये वर्ड्स होते हैं जो क्वालिटेटिव होते हैं। इसके अलावा मज़ीद भी जो रिसर्च रिलेटेड वर्ड्स हो सकते हैं जो स्पेसिफिक टू द टाइप ऑफ स्टडी हो सकते हैं। 45 एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ डन इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। साफ सारे जो कि दोबारा मेजरमेंट का लफ्ज़ आ गया, खुद स्टेटमेंट आपको एड्रेस दे रही होती है कि भाई मेरा जवाब क्या है, ज़रा सा उसको ध्यान से पढ़ना है बस। 46 है इम्पॉसिबल टू मेजर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज डाटा। अब साफ ज़ाहिर है हम यहाँ पे एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, हम वर्ड्स में तो बयान कर सकते हैं लेकिन उसकी क्वांटिटेटिव फॉर्म नहीं है, तो वो क्या होगी, क्वालिटेटिव रिसर्च होगी, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च को हम नंबर्स में मेजरमेंट नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ आल्सो कॉल्ड एथनोग्राफिक रिसर्च। अब एथनोग्राफिक रिसर्च जो है एक टाइप ऑफ रिसर्च है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च। एथनोग्राफिक होती क्या है, एथनोग्राफिक रिसर्च वो होती है जिसमें हम लोगों की रेसेस, उनका आपस में कस्टम्स, लोगों का आपस में रहन सहन को मेजर करते हैं कि एक कबीला, एक कम्युनिटी कहाँ कैसे रहती है और उनका दूसरी कम्युनिटी और कबीलों के साथ किस किस्म का रिलेशन है, उनकी रेसेस का आपस में क्या डिफरेंस है, ठीक है, उनका लाइफस्टाइल कल्चर कैसा है। तो ये जो लोगों के बारे में उनके लाइफस्टाइल जानने की रिसर्च होती है, ये एथनोग्राफिक रिसर्च होती है, और ये एग्जाम्पल है क्वालिटेटिव रिसर्च की। साफ ज़रा इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसको हम वर्ड्स में फाइंड आउट करेंगे, ना कि न्यूमेरिक्स में। रिसर्च इज़ डन अंडर द गाइडेंस ऑफ रिसर्चर और सुपरवाइज़र। डिफरेंट स्टेटिस्टिकल फार्मूलाज आर यूज्ड फॉर डाटा एनालिसिस। अब रिसर्च जब हो रही होती है तो डाटा कलेक्ट किया जाता है, तो डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ किए जाते हैं, मीन, मॉड, मीडियन, एनोवा, रिग्रेशन, मैनवोवा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये डाटा एनालिसिस के लिए डिफरेंट जो हैं वो टर्म्स और इक्वेशंस वगैरह यूज़ की जाती हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं डाटा इज़ टेकन फ्रॉम ऑल पॉपुलेशन इन स्टेटिस्टिक्स। डाटा इज़ टेकन फ्रॉम ऑल पॉपुलेशन इन स्टेटिस्टिक्स, तो ये होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी चीज़ डायरेक्टली पॉपुलेशन से ली जाएगी वो डिस्क्रिप्टिव होती है। एक तो बात आपने ये याद रखनी है, डेटा इज़ टेकन फ्रॉम ऑल द पॉपुलेशन। अब डेटे जो स्टेटिस्टिक्स हैं डाटा कलेक्शन की, उनको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स और एक होते हैं इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक्स। अब जो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स होती है उसमें डायरेक्ट डाटा जो है वो पॉपुलेशन से लिया जाता है, ठीक है, उसमें उसको मीन, मॉड, मीडियन और रेंज जो है उनको कैलकुलेट किया जाता है। अब जो इन्फरेंशियल स्टेटस होता है उसमें क्या होता है कि डेटा इज टेकन फ्रॉम द सैम्पल इन स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, उसी कलेक्ट किए डेटा में से जो मज़ीद फार्मूलाज अप्लाई करके मज़ीद डाटे को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और उसको रिजल्ट्स की फॉर्म में कंक्लूड किया जाता है, वो कहलाता है इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। फिर इस इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स में डाटे को क्या किया जाता है, उसको फिर जनरलाइज किया जाता है पॉपुलेशन में, फाइनल रिजल्ट्स प्रिपेयर किया जाते हैं और फ्यूचर प्रेडिक्शन की जाती है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में।
तो जो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स होता है वो रॉ फॉर्म में होता है, उसको हम मीन, मॉड, मीडियन और रेंज के ज़रिए कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में। और इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, उसको रिफाइंड फॉर्म में ले आते हैं, उसको जनरलाइज करते हैं और रिजल्ट्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं। नो फाइनल कंक्लूजन इज मेड इन स्टेटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि फाइनल, अभी की इब्तदाई हालत में डाटा होता है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में, इसमें फाइनल रिजल्ट्स नहीं बनाए जा सकते। फाइनल रिजल्ट्स कहाँ बनते हैं, वो इन्फरेंशियल में बनते हैं, जब उस डाटे को इन्फरेंशियली स्टेटिस्टिकली मेजर किया जाता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसको रिजल्ट्स फाइंड आउट किए जाते हैं और अप्लाई भी किया जाता है और फ्यूचर के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। फाइनल कंक्लूजन इज मेड इन स्टेटिस्टिक्स, तो ये इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स हो जाएगा। कल्चर, थेरीज, एक्सपीरियंस एंड एनालॉजीज, दीज आर द सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के फोर सोर्सेज हैं, ये आपने याद रखना है। कल्चर, थेरीज या जनरल कल्चर भी कहा जाता है बाज़ बात, थेरीज, एक्सपीरियंसेस और एनालॉजीज, ये 4 सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस हैं। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि हाइपोथेसिस के कौन कौन से या कितने सोर्सेज हैं, तो वो 4 हैं और ये वाले हैं। उसके बाद है जी 55 नंबर क्वेश्चन, वायलेटिंग बेसिक रूल्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज कॉल्ड साइंटिफिक मिसकंडक्ट। तो साफ ज़ाहिर है आप मिसकंडक्ट कर रहे हैं, जब आप वायलेट कर रहे हैं तो ये कंडक्ट के अगेंस्ट हुआ तो वो मिसकंडक्ट हो जाएगा। फॉर्म्स ऑफ साइंटिफिक मिसकंडक्ट कौन कौन से हैं, रिसर्च फ्रॉड, प्लेजरिज्म। कोई भी रिसर्च फ्रॉड और प्लेजरिज्म हो सकता है। प्लेजरिज्म क्या होता है, प्लेजरिज्म ये होता है कि सिंपल मैं आपको अल्फाज में बताऊँ, प्लेजरिज्म से मुराद ये है कि आप किसी और का डाटा चोरी कर लेते हैं और उसके रेफरेंस के बगैर उसको यूज़ कर लेते हैं, या अपने नाम के तहत उसको यूज़ कर लेते हैं, या उससे इजाज़त लिए बगैर उसको यूज़ कर लेते हैं, या दूसरे की फाइंडिंग्स को अपना बनाकर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये प्लेजरिज्म के ज़ुमरे में आता है, जो कि एक क्या नाम है, सज़ा, एक जुर्म है, काबिल सज़ा जुर्म है। एनीवेज, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स ऑन पॉपुलेशन, जनरलाइजेशन। जब हम रिसर्च के रिजल्ट्स को अप्लाई करेंगे पॉपुलेशन पर, हमने इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स के जो रिजल्ट ले लिए, फिर हम क्या करेंगे, उस पॉपुलेशन पर हम अप्लाई करेंगे। सो जब भी रिजल्ट्स को अप्लाई किया जाता है पॉपुलेशन पर, दिस प्रोसेस कॉल्ड जनरलाइजेशन। स्टेटमेंट, अब देखिए यहाँ पे मैं आप जनरलाइजेशन की एक और भी बात बता दूँ, यहाँ पे रिजल्ट्स को जो है वो सिर्फ सैंपल पर अप्लाई नहीं किया जा रहा, सैंपल पर तो रिसर्च कंडक्ट की गई, ठीक है, उसकी बुनियाद पर किसी न किसी नतीजे पर पहुंचा गया, डिफरेंट तरीके से सैंपल्स दिए गए, फिर उनके मद्देनज़र रख के डिफरेंट नतीजे पर पहुंचा गया। फिर वो जहां पर रिसर्च के रिज़ल्ट आए तो उसको ना सिर्फ सैंपल भर के पूरी पॉपुलेशन पर भी अप्लाई कर दिया गया, पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर दिया गया। उसके बाद क्या है जी, स्टेटमेंट, अ रिसर्चर बिलीव्स फैक्ट बट कैन नॉट वेरीफाइड, एजम्पशन। एजम्पशन और हाइपोथेसिस में यही फ़र्क होता है कि हाइपोथेसिस को जब हम एज्यूम करते हैं, या इसको हम जब आइडियलाइज़ करते हैं, या उसका एक थ्योरी बनाते हैं, या उसका एक आइडिया क्रिएट करते हैं, तो हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, वो सच साबित हो सकता है, गलत साबित हो सकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन एजम्पशन क्या है, स्टेटमेंट, अ रिसर्चर बिलीव्स फैक्ट बट कैन नॉट वेरीफाइड। एजम्पशन को हम वेरीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड। तो हाइपोथेसिस और एजम्पशन में आपने बेसिक फ़र्क यही याद रखना है कि एजम्पशन को वेरीफाई नहीं किया जा सकता, टेस्ट नहीं किया जा सकता, जबकि हाइपोथेसिस को हम टेस्ट के ज़रिए गलत और सही साबित कर सकते हैं। ऑल द सब्जेक्ट्स हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन इन टेक्निक, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये सैम्पलिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं, टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स और टेक्निक्स में इसको बेसिकली 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक हो गया। तो ये जो चीज़ है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है इम्कान, सैम्पलिंग का मतलब है कि हर एक का इम्कान है, हर एक की सिलेक्शन का इम्कान है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल सब्जेक्ट्स हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन इन टेक्निक, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जितना भी पॉपुलेशन है उसमें से हर लोगों का बराबर चांस है, मेरा भी नाम आ सकता है, किसी और का भी नाम आ सकता है, किसी और का भी आ सकता है, ठीक है, तो सबका चांस है, तो वहाँ पे रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है, तो इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ऑल सब्जेक्ट्स हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन इन रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग बेसिकली जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की ही एक टाइप है, जिसमें एवरी मेंबर हैज़ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, ठीक हो गया। बेसिकली जो सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं 2 हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जब हर एक का इम्कान होता है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इम्कान के चांसेस नहीं होते। अब
जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसमें उसकी जो टाइप्स हैं वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या सिर्फ रैंडम सैम्पलिंग भी कहा जाता है। इसकी दूसरी टाइप जो है वो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, तीसरी जो है वो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है और एक चौथी जो है वो क्लस्टर सैम्पलिंग है। इसी तरह जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसकी भी आगे टाइप्स हैं, जिसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जिसके दूसरे नाम एक्सीडेंटल या हैपोसाइड सैम्पलिंग कहा जाता है उसको। इसी तरह एक इसकी दूसरी किस्म जो है वो पर्पसिव या जजमेंटल सैम्पलिंग होती है, एक कोटा सैम्पलिंग होती है, स्नोबॉल सैम्पलिंग भी होती है। तो ये बेसिकली दो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स और स्ट्राटा। स्ट्राटा का लफ्जी मतलब भी क्या है? ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, ठीक है। तो स्ट्राटा का लफ्ज़ खुद बता रहा है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है कि जो पॉपुलेशन होती है उसको डिफरेंट सब ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, छोटे छोटे मज़ीद ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है और फिर वहाँ से सैंपल दिए जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये कहलाती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सब्जेक्ट्स सेलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट बाय टेकिंग एवरी nth नेम। nth का मतलब है कोई भी, यानी कि n नंबर, जिस तरह मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में यूज़ करते हैं फार्मूलाज में, nth नंबर का मतलब होता है कोई भी नंबर, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या होता है कि मेरे पास 100 अफराद की लिस्ट है, तो मैं कहता हूँ कि हर 5वां बंदा जो है यहाँ से सिलेक्ट कर ले, हर 5th, तो n इज़ इक्वल टू 5th, ठीक है। तो ये हो जाएगी। इस तरह मैं ये भी कह सकता हूँ कि हर 10वां बंदा, तो n इज़ इक्वल टू 10th, ठीक है। तो इसको कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। जब हमारे पास एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट होती है, हमारे पास डाटा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम हर 5वां बंदा, हर 10वां बंदा, हर 50वां बंदा, इस तरह अगर हमारे पास एक फ़र्ज़ करें हमने कोई इस किस्म की रिसर्च करनी है कि हमारे पास जो डाटा है वो हमारी फ़ोन डायरी से लेना है, ठीक है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो हम कहते हैं कि हर जो है वो 50वां बंदा सेलेक्ट कर लें इस डायरी में से, ठीक है। इस तरह किसी बुक में से हर 70वां लफ्ज़ जो है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम n की कोई मकदार मुयन कर लेते हैं, उसके हिसाब से हम वहाँ से डाटा ले लें। तो इस प्रोसेस को जो है वो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहा जाता है। हम एक सिस्टम डेवलप कर लेते हैं खुद से ही और उसके मुताबिक जो है वो डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। ऑल द ग्रुप इज़ टेकन इन सैम्पल विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन, क्लस्टर सैम्पलिंग। अब देखिए, सब ग्रुप और क्लस्टर सैम्पलिंग में फ़र्क होता है। क्लस्टर सैम्पलिंग में ऑल ग्रुप यानी कि पूरे के पूरे ग्रुप को सेलेक्ट कर लिया जाता है। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल बताऊं, क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में अगर एक कम्युनिटी है, आपने उसको 4 ग्रुप्स में तकसीम किया, यानी कि सब ग्रुप्स में तकसीम किया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। अब 4 ग्रुप बन गए। अब क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होगी? स्ट्रेटिफाइड ये होगी कि आप छोटा सा सैंपल ए से भी लेते हैं, थोड़ा सा सैंपल बी से भी लेते हैं, थोड़ा सा सी से भी लेते हैं, थोड़ा सा डी से भी लेते हैं, चारों ग्रुप से मज़ीद छोटे छोटे सब ग्रुप्स ले लेते हैं। ये हो जाती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है? आपके पास 4 ग्रुप्स हैं, ए बी सी डी। आपने चाहा तो कोई पूरे का पूरा एक ग्रुप ले लिया, जस्ट सपोज सी ले लिया, या आपने चाहा तो पूरे के पूरे 4 ग्रुप्स में से कोई से 2 ग्रुप सेलेक्ट कर लिए, यानी कि ए कर लिया और सी कर लिया, बी और डी को रहने दिया, ठीक है। तो ये होता है कि जब हम पूरे का पूरा ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं वो क्लस्टर सैम्पलिंग होती है। लेकिन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या फ़र्क होता है? ग्रुप होता है, लेकिन ग्रुप के हर ग्रुप में से फिर मज़ीद सब ग्रुप्स छोटे छोटे ले लिए जाते हैं, तमाम से लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब पूरे का पूरा ग्रुप सेलेक्ट कर लिया जाता है और बाकी ग्रुप्स को ही रहने दिया जाता है, तो इसको कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर कहते हैं गुच्छे को। सैम्पलिंग इन विच ग्रुप्स आर सेलेक्टेड रेदर देन इंडिविजुअल, तो ग्रुप्स जो हैं वो क्लस्टर सैम्पलिंग में ही लिए जाते हैं। लॉटरी मेथड और लकी ड्रा इज द एग्जांपल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एग्जांपल है। देखिए, लॉटरी मेथड क्या होता है या लकी ड्रा, कि आपने पर्चियाँ डाली, लॉटरी डाली, किस्मत पूरी भी कहते हैं लोग इसे, ठीक है। तो 20 लोग हैं, किसी का भी नाम नहीं कर सकता क्योंकि हर एक का इम्कान है। तो जब हर एक का इम्कान हो तो वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप रैंडम सैम्पलिंग में आ जाता है, भी हर एक का इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है। All subjects have not equal chance in of selection, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा, यानी कि अब इक्वल चांस नहीं है, तो ये दूसरी टाइप बन जाएगी सैम्पलिंग की, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। 67 नंबर क्वेश्चन है, इजीली एसेसिबल सैम्पल इज सेलेक्टेड इन कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है वो बेसिकली मैंने आपको ऊपर बताया है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की मिसाल। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है? देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ, लफ्ज़ों को उसका मानी सीखें, उसका कीवर्ड सीखें। कन्वीनियंस का मतलब होता है आसाइश, ठीक है, जब आपको मतलब है सहूलत मैसर हो, ठीक, आसानी मैसर हो। अब कन्वीनियंस सैम्पलिंग में होता क्या है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग में ये होता है कि जो रिसर्चर होता है वो अपने इर्द गिर्द मौजूद दोस्तों से ही मालूमात ले लेता है,
अपने इर्द गिर्द कोलीग से ही मालूमात ले लेता है। वो लोग जो उसके लिए उसकी आसानी से रसाई में होते हैं, वो उसको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता, बल्कि वो क्या करता है, वो एज ए सैम्पल अपने कज़न से पूछ लेता है, अपने क्लास से पूछ लेता है, दोस्तों से, रिश्तेदारों से पूछ लेता है, यानी कि उसको मज़ीद हार्ड टास्क नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो वो ईजीली एक्सेसिबल लोगों की तरफ जाएगा, तो वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है। सैम्पल इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और जजमेंट इन पर्पस सैम्पलिंग। अब ये ज़रा हार्ड टाइप ऑफ सैम्पलिंग है। इसमें क्या होता है, इसमें आप ये नहीं कहते कि बस जो करीबी हैं वो उनसे ही पूछ लिया जाए ना, बल्कि आप बाकायदा उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं बतौर सैंपल जो आप समझते हैं कि वो आपकी जो सैम्पलिंग है, जो क्वेश्चनायर है, जो आपने टूल बनाया हुआ है डेटा कलेक्शन का, उसको रिस्पॉन्ड करने के काबिल हैं। ठीक है, तो आप उनके लिए क्या करते हैं, आप उस पर्पस के साथ, या इसको जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहा जाता है, ठीक है, तो उन्हीं आप खुद जज करते हैं कि किन लोगों से मैंने पूछना है, और वो लोग उन लोगों से पूछना होता है जो एबल है उस क्वेश्चनर को परफॉर्म करने में। ऐसा नहीं है कि बस किसी से पूछ लिया ना, बल्कि वो लोग सेलेक्ट करना, उस सैंपल को सिलेक्ट करना जिसमें लोग उस क्वेश्चनर के बारे में या टूल या जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको अच्छी तरह रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग। सैंपल इज सिलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ फिक्स्ड कोटा सैम्पलिंग, सैंपल सिलेक्टेड ऑन द रेफरेंस ऑफ प्रीवियस सैंपल, सो ऑन। स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है? स्नोबॉल सैम्पलिंग ये होती है, स्नोबॉल वो एक बर्फ़ का गोला होता है, ठीक है, जिस तरह लुढ़कता चला जाता है और वो बड़ा होता चला जाता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, ये बेसिकली वहाँ की जाती है जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम होती है और रिसर्चर को वो मुतलका लोग मिलते नहीं हैं। अब वो रिसर्चर क्या करता है, रिसर्चर ये करता है कि कोई एक दो बंदा तलाश करता है, अब उनसे पूछता है यार मुझे इससे मुतलका मज़ीद लोग कहाँ मिलेंगे, तो वो मज़ीद लोग चूँकि साफ ज़रा कुछ लोग तो मिलेंगे, एक दो को तलाश करेगा, बाकी जो एक दो वो लोग होंगे वो उस रिसर्चर को दूसरे लोगों की तरफ रेफ़र करेंगे कि यार वहाँ पे एक बंदा मौजूद है, वो इस बारे में आपको रहनुमाई फराहम कर सकता है। फिर वो दूसरे की तरफ जाएगा तो वो मज़ीद उनको मज़ीद रहनुमाई फराहम करेंगे। ठीक है, तो एक मिलने वाला दूसरों के बारे में बताएगा, इस तरह उसको उसका मुतलका जो है सैंपल जो है वो मिलता चला जाएगा। सो क्या हो गया, दोबारा इसको पढ़ते हैं। सैंपल सेलेक्टेड ऑन रेफरेंस ऑफ प्रीवियस सैंपल, एक से रेफरेंस, एक से मिला, फिर उसके रेफरेंस पर मैं दूसरों से मिला। ठीक है, तो इस तरह मेरा सैंपल जो है वो ग्रो होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, इसलिए इसको स्नोबॉल कहा जाता है। सैंपल सेलेक्टेड इन वेरियस स्टेजेस, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में क्या होता है, एक पॉपुलेशन से एक सैंपल लिया जाता है और फिर इसी सैंपल से एक दूसरा सैंपल ले लिया जाता है, इसको कहते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। अब आगे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, इसको आपने नोयर, NOIR, नोयर, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो के नाम से याद कर लेना है। ये इनकी बाकायदा फिक्स्ड किस्म की तरतीब है, इस तरतीब से आप रूगर्दानी नहीं कर सकते। नॉमिनल सबसे स्मॉलेस्ट होता है, उसके बाद ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो जो है वो सबसे हाईएस्ट मेजरमेंट स्केल होता है। सैंपल लेवल, लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट दैट इज नॉमिनल स्केल, हाईएस्ट प्रिसाइज लेवल ऑफ मेजरमेंट दैट इज रेशियो स्केल। स्केल प्रोवाइडेड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ सब ऑब्जेक्ट्स। नॉमिनल स्केल, नॉमिनल स्केल जो है वो चीज़ों को क्वालिटेटिवली मतलब अलग करता है। मिसाल के तौर पर क्या है, नॉमिनल में क्या होता है, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, ठीक है, तो ये क्वालिटेटिवली अलग कर देगा, मेल फीमेल, बॉय गर्ल, तो बाकायदा उनको उनकी कैटेगरी डेवलप कर देता है। ठीक है, तो इसके लिए कैटेगराइजेशन या कैटेगरी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है नॉमिनल स्केल। हाई, चलिए, स्केल प्रोवाइड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे लफ्ज़ ऑर्डर बहुत अहम है। ऑर्डर यानी कि ये इस लफ्ज़, ये जो लफ्ज़ है ये उसको नए लेवल पे ले गया है। जब क्लासिफिकेशन भी होगी प्लस क्लासिफिकेशन भी होगी प्लस ऑर्डर भी होगा, तो वो दूसरा स्केल होता है, यानी कि ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, चीज़ें बाकायदा हाई से लो या लो से हाई, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब के साथ पाई जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले एक चीज़ आ गई, उसके बाद फ़ौरन बड़ी चीज़ आ गई, उसके बाद फिर छोटी चीज़ आ गई, फिर बड़ी, ऐसा नहीं। एक सीक्वेंस में चलेंगे पहले, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, तो सबसे पहले आपके सेक्रेटरी होंगे, ठीक है, फिर मतलब चीफ सेक्रेटरी और फलां, और उसके बाद आपके यानी कि CEO आ जाएंगे, फिर आपके हेड आ जाएंगे, इस तरह, और फिर आपके जो है ना टीचर आ जाएंगे। तो ये यानी कि एक किस्म की कुछ मैंने यानी कि वो ड्रॉप कर दिए बस समझाने की गर्ज से कि एक चीज़ की हायरार्की होती है कि एक पहले बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे। इसको असेंडिंग में भी उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि ऑर्डर लाजमी है उसमें। उसके बाद क्या है जी, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, ऑर्डर एंड इंटरवल ऑफ सब्जेक्ट। अब तीन चीज़ें आ गई हैं,
हर स्केल जो होता है, आने वाला स्केल, उसमें याद रखें पिछले स्केल की भी खसूसियात मौजूद होती हैं, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव भी हो गया, ऑर्डर भी हो गया, इंटरवल। अब ये नहीं कह सकते कि क्वांटिटेटिव तो वो शुरू में नॉमिनल था, नहीं, अब यहाँ पे और फीचर्स भी आ गए, ऑर्डर, अब इसके और भी आगे इंटरवल, तो ये इंटरवल स्केल होता है। इंटरवल मीन इक्वल गैप्स, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, तो 10-10 का गैप आ रहा है, तो इसका इस तरह डिफरेंट लेवल्स ऑफ गैप्स हो सकते हैं। अच्छा, अब इससे आगे का स्केल जो है, ऑल क्वांटिटीज़ ऑफ इंटरवल स्केल, अब साफ ज़ाहिर है क्वालिटीज़ ऑफ इंटरवल स्केल सारी आ गई, साफ ज़ाहिर है क्वालिटीज़ ऑफ इंटरवल स्केल में बाकी दोनों भी पिछले दो स्केल्स की भी क्वालिटीज़ होंगी। प्लस इसमें एक और चीज़ का भी इजाफा कर दिया गया है, ट्रू ज़ीरो पॉइंट, तो वो रेशो स्केल होता है। याद रखिए ट्रू ज़ीरो जो है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ रेशो स्केल में पाया जाता है। ये रेशो स्केल की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है और बहुत ही अहम सवाल है। लास्ट टाइम भी इसी एक स्टेम पर 2 सवाल आए और दोनों का जवाब जो है वो रेशो स्केल था, ट्रू ज़ीरो से मुराद क्या है कि दिस इज़ अंडरस्टूड कि जो स्केल है उसका स्टार्टिंग पॉइंट ट्रू ज़ीरो है, जिसमें मिसाल के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ से वहाँ तक का फासला कितना है, तो आप कहें 70 किलोमीटर, तो 70 किलोमीटर कहाँ से स्टार्ट होगा, अल्टीमेटली कहाँ से स्टार्ट होगा, डेफिनेटली 0 to 70। मुझसे कोई पूछे कि आपकी उम्र कितनी है, तो मैं जस्ट सपोज कहता हूँ 28 ईयर्स, ठीक है, तो 28 फ्रॉम वेयर, फ्रॉम 0 to 28, ठीक है। इस तरह हाइट हो गई, स्पीड हो गई, किसी चीज़ के वेट हो गया, ठीक है, स्पीड, ये सारी जो हैं इनमें ट्रू ज़ीरो पाया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये अंडरस्टूड सी बात है कि इनका जो इनिशियल पॉइंट होता है वो ट्रू ज़ीरो ही समझा जाता है। उसके बाद है जी 78 सर्वे डेवलपमेंटल इंटररिलेशन रिसर्च। ये टाइप्स हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करंट फिनोमेना या स्टेटस या प्रेजेंट इवेंट्स को स्टडी करने के लिए की जाती है। इसकी जो मज़ीद टाइप्स हैं वो सर्वे, डेवलपमेंटल को ग्रोथ रिसर्च भी कहा जाता है, ठीक है, और इंटर रिलेशन रिसर्च। ये जो सारी चीज़ें हैं ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की टाइप्स हैं। कलेक्टिंग डेटा इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन फ्राम पर्टिकुलर ग्रुप, ये सर्वे रिसर्च जो है वो आपने ऊपर पढ़ा है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का हिस्सा होता है। जब किसी क्वेश्चनर में कुछ लोगों से सवाल किया जाता है, उनसे डाटा कलेक्ट किया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड सर्वे। प्रोग्रेसिव चेंजेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट स्टडीज़, डेवलपमेंटल रिसर्च। तो डेवलपमेंटल रिसर्च भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का हिस्सा है। डेवलपमेंटल रिसर्च में क्या होता है कि ये स्टडी की जाती है कि कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितनी चेंज हुई है, कितनी डेवलपमेंट आई है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है डेवलपमेंटल रिसर्च। ग्रोथ ऑफ ह्यूमन आर ग्रुप्स स्टडीड इन ग्रोथ रिसर्च और डेवलपमेंटल रिसर्च दोनों ही एक रिसर्च के दो नाम हैं। तो दोनों में क्या है, ये दोनों एक ही चीज़ है, तो ग्रोथ, प्रोग्रेस और चेंज को जो है वो स्टडी किया जाता है। फ्यूचर प्रोडिक्शन इज़ मेड इन, अब फ्यूचर प्रोडिक्शन मेड इन ट्रेंड प्रोजेक्शन रिसर्च। अब ट्रेंड प्रोजेक्शन रिसर्च क्या होती है कि फ्यूचर में क्या ट्रेंड होगा। मिसाल के तौर पर कोई इकोनॉमिक ट्रेंड हो सकता है, कोई बिजनेस ट्रेंड हो सकता है, कोई एजुकेशनल के ट्रेंड हो सकते हैं, इवन कोई ऑर्नामेंट का ट्रेंड हो सकता है, कोई ड्रेस का ट्रेंड हो सकता है, कोई ज्वेलरी का ट्रेंड हो सकता है। कोई भी इंडस्ट्री जो है वो किसी बात पर ये देखने जा रही है कि मुस्तकबिल में लोगों का रुझान जो है वो इस हवाले से किस जानिब होगा, तो इस टाइप ऑफ रिसर्च को जो है वो ट्रेंड प्रोजेक्शन रिसर्च कहा जाता है, जिसमें प्रेडिक्शन की जाती है फ्यूचर के मुतालिक। लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल मेथड्स आर यूज्ड इन ग्रोथ रिसर्च या डेवलपमेंटल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल क्या होते हैं, देखें आगे आ भी रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल जो हैं वो बेसिकली ग्रोथ या डेवलपमेंटल रिसर्च। अब डेवलपमेंट में चूँकि या ग्रोथ में प्रोग्रेस को स्टडी किया जाता है, तो प्रोग्रेस दो तरह की हो सकती है, या तो लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है या क्रॉस सेक्शनल हो सकती है। अब लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेस से क्या मुराद है कि द चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि काफ़ी लंबे अरसे तक क्या तब्दीली आई है, एक ख़ास टाइम स्पैन में क्या तब्दीली आई है, इसको स्टडी करना है तो वो लॉन्गिट्यूडनल होगी। तो उसमें क्या होता है, स्पैन ऑफ टाइम जो है वो लेंथी होता है। लेकिन अगर उसी वक्त एट द सेम टाइम उसी वक्त क्या चेंज आई है, उसी वक्त क्या तब्दीली आई है, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल। तो अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो, लंबे अरसे के लिए हो, तो लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्ग से आप दौरानिया का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लंबा अरसा, ठीक है। लेकिन क्रॉस सेक्शनल में लंबा दौरानिया क्रॉस नहीं है, ठीक है, इसको आपने इस तरह याद रख लेना है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल में क्या है, उसी लम्हे उसी टाइम में क्या तब्दीली आई है, तो उसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। सैंपल इज़ ऑब्जर्व ऑन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गिट्यूडनल मेथड। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, सैंपल को एक लंबे अरसे के लिए अंडर स्टडी रखा जाएगा। सैंपल इज़ ऑब्जर्व एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, उसी वक्त, एट दैट टाइम, ठीक है, वो होगा क्रॉस सेक्शनल मेथड। कॉजल कंपैरेटिव एंड को रिलेशनल स्टडीज़ आर
आर केस स्टडीज़ आर इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़। इंटर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि एक के साथ दूसरे का ताल्लुक क्या है। अब कॉजल कंपैरेटिव में क्या होता है, काज एंड इफेक्ट, साफ ज़रा एक काज होगा, इफेक्ट, दो चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें तो आ जाएंगी, तो इनको इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़ या इंटर रिलेशनशिप रिसर्च कहा जाता है, ठीक है। इस तरह को रिलेशन में भी क्या होता है, को रिलेशन में भी दो चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप होता है, ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज आल्सो कॉल्ड कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च होती क्या है, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च ये होती है कि ऐसी चीज़ जो माजी में वकूफ़ पज़ीर हो चुकी है और हमने उसकी काज जो है वो फाइंड आउट करनी हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। तो कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च में और क्या नाम है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में फ़र्क ये होता है, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च में जो उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वो पहले ही हैपन हो चुका है वकूफ़ पज़ीर हो चुका होता है, ठीक है। हम सिर्फ उसकी काज फाइंड आउट करते हैं। मिसाल के तौर पर हम आर्मी पब्लिक स्कूल का अगर सान्या ले लें, उसके बारे में रिसर्च है, तो हम यानी कि ये इवेंट तो स्टडी कर सकते हैं, उसकी काज तो फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम ये तो नहीं कर सकते कि इसके बारे में जो कि हमने रिसर्च करनी है तो ये हमें सारा वाक़या दोबारा करना पड़ेगा, अल्लाह ना करे, ठीक हो गया। तो इसमें हम क्या है, जो चीज़ पहले से हो चुकी है हम उसके बारे में ही उसकी काज फाइंड आउट करते हैं और उसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जबकि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उसमें उसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो रिसर्च के कंट्रोल में होता है और उसको अपने हिसाब से वेरिएट कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। Cause or effects are determined in causal comparative research. Degree of relationship between variable is determined. कोरिलेशन रिसर्च, कोरिलेशन में ये देखा जाता है कि रिलेशनशिप है या नहीं है, और अगर है तो कितनी नोयत का है, ठीक है। मिसाल के तौर पर कि फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ फैमिली कैन इफेक्ट द नेचर ऑफ एजुकेशन। अब फाइनेंशियल कंडीशन का पहले तो ये देखना होगा कि नेचर ऑफ एजुकेशन के साथ कोई लिंक है कि नहीं है, ठीक है। अब हमने ये तस्लीम कर लिया कि है, अब है तो फिर कितना है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप दोनों चीज़ों में क्या है, तो ये को रिलेशन रिसर्च कहलाएगी। मेजर टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आर थ्री, सॉरी से पहले इन डेप्थ 92, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सिंगल केस, दिस इज़ कॉल्ड केस स्टडी। केस स्टडी में क्या किया जाता है, याद रखें, केस स्टडी इज़ द इन डेप्थ स्टडी ऑफ एनी इवेंट। किसी चीज़ के बारे में आप लंबे अरसे तक एक ही केस के बारे में, एक सिंगल केस के बारे में एक लॉन्ग टर्म आप स्टडी करते हैं, तफसील के साथ गहराई में जाकर उसको फाइंड आउट करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड केस स्टडी। उसमें सिर्फ एक ही केस होगा। मेजर टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन थ्री होते हैं, ट्रू, क्वाज़ाई और प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अब इनमें क्या फ़र्क है, नीचे लिखे हुए हैं, डिज़ाइन विद कंप्लीट कंट्रोल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल का जब भी लफ्ज़ आ जाएगा ना, आपके जहन में कंट्रोल का लफ्ज़ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट हमेशा लेबॉर्ट्री में परफॉर्म होता है और उसमें कंट्रोल को इंश्योर किया जाता है, ठीक हो गया। अब कंट्रोल के तीन लेवल्स होते हैं, अगर तो बेहतरीन कंट्रोल है, कंप्लीट कंट्रोल है, तो फिर तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल हो गया। अगर कंट्रोल है वीक, डिज़ाइन विद द वीक कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स, तो फिर वो हो जाएगा क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। डिज़ाइन विद एक्सट्रीमली वीक कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, तो वो फिर प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ठीक है। प्री एक्सपेरिमेंटल में एक्सट्रीमली वीक, क्वाज़ाई में सिर्फ वीक, और कंप्लीट कंट्रोल जो होता है वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में होता है। उसके बाद है जी 97 कंडीशंस आर रिसर्चर मैनिपुलेट्स कंट्रोल ऑब्जर्व। तो इस कंडीशन को वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल का मतलब होता है चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो अपनी पोजीशन अपने वो चेंज कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल अकर्स एज रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो साफ ज़रा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिजल्ट में, इन रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो वेरिएबल वकूफ़ पज़ीर होता है, दैट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, जिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फ़र्क जो है वो सॉर्ट आउट किया जाता है कि क्या तब्दीली आई है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करने के नतीजे में जिस पर जो तब्दीली आती है, जो तब्दीली आएगी वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगी। और 100 क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन, वेरिएबल दैट सॉर्ट आउट द कॉज ऑफ रिसर्च। कॉज ऑफ रिसर्च जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। याद रखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंट नेम्स के साथ याद किया जाता है, क्योंकि इसी ने असर डालना होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और उसको स्टडी किया जाना होता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कॉज भी कहा जाता है, स्टिमुलाई भी कहा जाता है, एंटीसीडेंट भी कहा जाता है, ट्रीटमेंट भी कहा जाता है, ठीक है, डिफरेंट नेम्स के साथ इसको इस तरह जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको भी मतलब इफ़ेक्ट के नाम से भी, या रिजल्ट्स के नाम से भी, या डिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से याद किया जाता है, ठीक है। तो ये थे आज के 100 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये 100 क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपके साथ बहुत ही अहम किस्म का मज़ीद मवाद शेयर किया जाता रहेगा। मुझे उम्मीद है
कि आपको ये पसंद आएगी काविश। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।